स्टार्ट। डेटा सफिशिएंसी आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा आई थिंक। ये बताओ मुझे, रीजनिंग में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हिंदी में इसे तथ्य पर्याप्तता बोलते हैं। डेटा सफिशिएंसी, तथ्य पर्याप्तता। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन आपसे आंसर कोई नहीं पूछेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उससे रिलेटेड आपको डेटा देंगे, और आपसे फिर उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपने नो डाउट रीजनिंग में पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा। सेम वैसे ही ये मैथ्स का डेटा सफिशिएंसी है। अच्छा ज्योति, ठीक है। देखो, आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट का आप बोल रहे हो ना, अगर मान लो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो दो तीन ऑप्शंस में बता देता हूं। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके फ्रेंड के पास या किसी के पास भी है, तो आप एक दो उस पर डेमो टेस्ट लगा के देख लो, है ना। थोड़ा सा लगा लोगे तो वहां एकदम आपके लिए सब कुछ सरप्राइज्ड नहीं होगा, एकदम न्यू आपके लिए नहीं होगा। इंटरफेस बड़ा कॉमन है, तो अगर करके देख लो, या इंटरनेट कैफे हैं वहां जाके एक दो घंटे बैठ के उसको थोड़ा समझ लो। आईबीपीएस की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक, उनके डेमो मॉक होते हैं, वो आप लगा के देख सकते हो। या आजकल कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उनके जो लैपटॉप वर्जन वाला मॉक होता है वो टीसीएस पैटर्न ही होता है, आप वो देख सकते हो। थोड़ा सा एक दो बार देख जाओगे ना, तो वहां एकदम सरप्राइज्ड नहीं रहोगे। अच्छा, पढ़ाते जा रहे हैं आप, जानते जा रहे हैं ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है, मतलब ये देखो, हमने लास्ट में ये ऐसे चैप्टर्स लिए हैं, जैसे डेटा सफिशिएंट तो फिर भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसके दो दो तीन तीन या पांच पांच क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो ये ऐसा चैप्टर है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। अच्छा, नहीं प्रियंका, इसमें क्या नाराजगी वाली बात है? ठीक है, डेटा पर्याप्तता, ओके, रीजनिंग में पढ़ा है ना आपने, ठीक है। सो देखिए, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए आज जो क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें टोटल आज 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। 10 क्वेश्चंस तो आप समझ जाओ कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसको बच्चों वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं। चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को सिखा दें तो वो भी कर जाएं। लेकिन इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने मेंस के लिए हैं, प्री के क्वेश्चंस ही नहीं लिए, है ना। प्री को हमने हटा ही दिया। तो बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मेंस के क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डेटा सफिशिएंसी सबसे लास्ट में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स आते हैं, है ना। अभी आप देखोगे, कोई सा क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा, कोई सा प्रॉफिट एंड लॉस, कोई सा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड, ट्रेन, हर चैप्टर पर बेस्ड इसके क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आपको, अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, पुराने सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मतलब ये सभी चैप्टर्स का एक जूस है, जूस फॉर्म है, मतलब कंक्लूजन है, निचोड़ इसमें आपको मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आपसे इसके क्वेश्चंस फिर नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा नमन, अच्छा गुड दानिश, ठीक है, समझ गए आप इतना। तो पूरा मैथ्स इसके अंदर आ जाएगा, और किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि शुरू के 10 क्वेश्चंस मैंने इजी के आगे भी आप वेरी 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 इजी लगा लो, इतने इजी क्वेश्चंस लिए, जस्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और उसमें यह समझ में आ जाएगा कि आपको पुराने चैप्टर्स कितने याद हैं और आपने कितनी शिद्दत के साथ सभी चैप्टर्स सीखे, ठीक है। हाँ, चलो, मैं आपको क्वेश्चंस एडवांस में भी दे दूंगा ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये हैं, ये हिंदी में है। जैसे मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं इसके, आराम से हम दो चार क्वेश्चंस करते हैं समझते हुए। ये एक क्वेश्चन है, शुरू के जो 10 क्वेश्चंस हैं उसके ऑप्शंस एक साथ ले लिए हैं, ए बी सी डी ई के फॉर्म में। दो संख्याओं में क्या अंतर है? पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है, और प्रथम और द्वितीय संख्या का योग 50% 24 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स? फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द अदर नंबर, 50% ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स इज 24। ये एक क्वेश्चन है ना।
अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। वो स्टेटमेंट क्या है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। ठीक है, हिंदी में आपको लिखा है कथन ए। इसका मतलब देखो, ए का मतलब है कि स्टेटमेंट ए से आंसर दिया जा सकता है। ऑप्शन बी का मतलब है स्टेटमेंट बी से ऑप्शन आंसर दिया जा सकता है। सी का मतलब क्या है, कथन ए या बी, मतलब ए और बी का केस जो बनेगा उसको हम कहेंगे। डी का मतलब है नीदर ए नॉर बी, मतलब दोनों से आंसर नहीं दिया जा सकता है। और ई का मतलब होता है ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अगर केवल आपने रीजनिंग में पढ़ा है तो आप समझ ही रहे हो, ऑप्शंस आपके लिए एकदम नए नहीं है। अगर केवल एक स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं तो ए, बी से आंसर दे सकते हैं तो बी, दोनों में इधर और का केस बनेगा तो सी, दोनों से आंसर नहीं दे सकते तो डी, और अगर दोनों से आंसर दिया जा सकता है तो आंसर आएगा ई। ये 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में कि आपको ऑप्शन समझ में आ गए। पांचों ऑप्शंस का मतलब क्या है ना। शॉर्ट में मैं एक बार लिख देता हूं। ओनली स्टेटमेंट ए इज इनफ, ओनली स्टेटमेंट ए, ओनली स्टेटमेंट बी, ईदर और ए और बी का केस बनेगा। डी मतलब ए और बी दोनों से आंसर नहीं दिया जा सकता। और ई होगा ए एंड बी बोथ, है ना, दोनों चाहिए तभी आंसर आप दे सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ पिंकी, आज लास्ट क्लास है इस वीकेंड के, फिर अगली क्लास मंडे को रहेगी। बिल्कुल सही है। हो गया जी। ठीक है, हाँ, अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताना है। लेट्स एज्यूम कि दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, आपको इसका डिफरेंस बताना है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों स्टेटमेंट से दे सकते हो। स्टेटमेंट 1 इज पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है। फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द अदर नंबर, है ना। पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का 60% है, मतलब अगर इसको हम 10 माने तो ये 6 होगा। ये हमें रेशो मिल गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड बोला है प्रथम और द्वितीय संख्या के योग का 50% 24 है। 50% ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 24। 50% अगर 24 है तो मुझे एक बात पता चल गई है कि दोनों नंबर्स का 50% अगर 24 है तो 100% 48 होगा। तो सुनिएगा, मुझे पता चल गया कि x और y का रेशो 6:10 है और x प्लस वाई की वैल्यू 48 है। तो क्या आप 48 को 6 और 10 के रेशो में डिवाइड करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो दोनों, अच्छा, किसी एक स्टेटमेंट से क्या आप x और y का डिफरेंस बता सकते हो या x माइनस वाई का आंसर दे सकते हो। नहीं दे सकते। तो आपको 1 एंड 2 दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ई, है ना। A एंड B बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट ओके, समझ में आया, है ना। एक से मुझे x और y का रेशो पता चल गया और एक से मुझे x और y का सम पता चल गया, तो मैं आराम से समझ में आ गया। हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हम तो ये बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं कि आंसर कैसे आएगा। लेकिन आपको रियल एग्जाम में आंसर नहीं बताना है, जस्ट ये बताना है कि आंसर बताने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो बड़ा गजब का किसी ने ये दिमाग लगाया है इस चैप्टर में। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बस ये बताना है कि क्या सफिशियंट है क्या सफिशियंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ई, ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर, राइट। नेक्स्ट, इसको देख लीजिए और जल्दी से आंसर बताइए।
मुझे साइड होना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ओके, हो गया। देखिए, आपसे कहा गया है ट्रेन की गति क्या थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको बतानी है। लेंथ ऑफ द ट्रेन वॉज 120 मीटर। ट्रेन क्रॉसेज द अदर ट्रेन हुज लेंथ वॉज 180 मीटर इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, हमें स्पीड बताने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला लेंथ और दूसरा टाइम। ठीक है, लेंथ में ट्रेन की लेंथ होना चाहिए जो कि स्टेटमेंट 1 आपको बता रहा है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपको टाइम दे रहा है। तो हमें फिर दोनों को, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन ने सेकेंड ट्रेन को क्रॉस किया 4 सेकेंड्स में, इससे हमें स्पीड मिलेगी, है ना। मतलब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आंसर आएगा ई, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्यों नीदर नॉर होगा भाई, दोनों से आंसर आएगा ना। एक ट्रेन ने सेकेंड ट्रेन को क्रॉस किया 4 सेकेंड्स में, तो ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड। आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो, है ना। 1 2 3 30, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 75 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं दोनों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। इसका आंसर बिना पेन उठाए बताइए। नहीं आशा, रिलेटिव स्पीड क्यों लगेगा। अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सही बोल रहे हो। व्हाट वॉज द स्पीड ऑफ द रनिंग ट्रेन। ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 4 सेकंड में पार किया जिसकी लंबाई 180 थी। एक्चुअली यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें इस प्रकार चाहिए। आ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्लैरिफाई होना चाहिए था कि जो सेकेंड ट्रेन है वो स्टेबल है, मतलब वो रनिंग नहीं है ना। वो स्टेबल है, मतलब वो खड़ी हुई है, वो दौड़ नहीं रही है। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है नहीं, हालांकि थोड़ा पढ़ के हमें वही समझ में आ रहा है ना। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द रनिंग ट्रेन, ट्रेन की गति क्या थी। तो इसका मतलब सेकेंड वाली ट्रेन जो है वो स्टेबल होगी, स्टेबल होगी तो आराम से हम आंसर बता सकते हैं, है ना। अदरवाइज दोनों रनिंग है तो यस, रिलेटिव स्पीड लगेगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए कि जो दूसरी ट्रेन है वो ठहरी हुई है, रुकी हुई है, वो रनिंग नहीं है ना, तभी हम आंसर दे सकते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे होना कंपलसरी है। ठीक है, 3 कुर्सी 2 टेबल की कॉस्ट, तो ये हो गया 3 चेयर प्लस 5 टेबल इज इक्वल टू 18800। और फिर 6 चेयर्स प्लस 4 टेबल्स की जो कॉस्टिंग है दैट इज 20800। सो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आंसर अगेन क्या आएगा आपका ई, दोनों स्टेटमेंट होंगे तो आप चेयर टेबल किसी की भी कीमत बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर पढ़िए।
यस, देख लिया। समझेंगे इसको फिर हम। दो अंकों की संख्या में दो अंकों के बीच का अंतर क्या है? दो अंकों की एक संख्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स इन अ टू डिजिट नंबर, है ना। लेट्स एज्यूम कि कोई नंबर है 45, तो आपसे दोनों डिजिट्स का डिफरेंस बोला है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है, मतलब अल्टीमेटली टू डिजिट नंबर पता करना है। अगर टू डिजिट नंबर हमें पता चल जाए तो फिर हम आराम से उनका डिफरेंस बता सकते हैं, राइट। तो आपसे कहा गया है दो अंकों का योग 8 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। उस नंबर का 1/5 भाग 44 के हाफ से 15 कम है ना। तो जो आपका नंबर है, मतलब जो आपका नंबर है एक्स वाई, उसका 1/5, एक्स बाय वाई का 1/5 44 के हाफ से 44 के हाफ से 15 कम है। तो इससे तो आपको नंबर मिल जाएगा ना, ठीक है। टू से ये कैंसिल होगा 22 टाइम्स, और इससे 15th कम है। अगर इससे 15th कम है, ठीक है, 22 में से आपने अगर 15 माइनस कर दिया तो ये आ गया 7, 7 5 जा 35। तो आपको तो पता चल गया कि वो नंबर 35 है, तो आप इनका डिफरेंस बता सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से ही आंसर बता सकते हैं। तो इस बार आपका आंसर आएगा ओनली स्टेटमेंट बी इज इनफ, ओनली बी, ये आपका आंसर आएगा। फर्स्ट वाले की जरूरत ही नहीं है ना, उसके बिना भी आंसर आ रहा है, हम तो वैसे भी 35 बता सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर का 1/5 निकालने पर, नंबर का 1/5 जो है 44 के हाफ से 15 कम है, मतलब आपको आंसर वैसे भी मिल रहा है, तो आप तो बता सकते थे, फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, ओनली बी इज इनफ। नेक्स्ट। यस गाइस, डन। आपसे कहा है क्यू की इनकम बताना है। क्यू की इनकम आर से 6,000 ज्यादा है, जो पी से 3,000 रुपए कम कमाता है ना। तो एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, एक हो गया आर, ठीक है। तो एक्चुअल में पी से आर, आर से क्यू पे हम जा रहे हैं। सपोज करिए कि पी कमाता है एक्स, ठीक है, और जो मतलब हु मतलब सेकेंड पर्सन मतलब आर, है ना। तो आर जो है पी से 3,000 रुपए कम कमाता है, मतलब ये कमाता होगा एक्स माइनस 3,000, ठीक है। और क्यू जो है वो आर से 6,000 ज्यादा कमाता है, इससे 6,000 ज्यादा, इससे 6,000 ज्यादा, इससे 3,000 कम। तो इससे 6,000 ज्यादा, तो मैं डायरेक्ट एक्स प्लस 3,000 लिख दूं क्या? ये आ गया। तो मुझे पता चल गया कि पी की इनकम अगर एक्स है तो आर ये होगा, क्यू ये होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि पी प्लस क्यू की इनकम 27,000 है। तो मुझे पता है पी की इनकम एक्स है, क्यू की इनकम एक्स प्लस 3,000 है। तो क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसी की भी वैल्यू पता लगा सकते हैं? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकेंड स्टेटमेंट है, और फर्स्ट और सेकेंड होंगे तभी हम आंसर बता सकते हैं। तो अगेन आपका आंसर आएगा ई, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट।
इसके नोट्स रहने दो मोहित, इसमें तो जो नोट्स हम दे रहे हैं बस वो रख लेना, इसके नोट्स मत बनाओ। देखिए, प्रकाश ने गणित में कितने अंक लिए? प्रकाश ने गणित, भौतिक, रसायन में एक साथ औसतन 50% अंक, 5% सॉरी। प्रकाश ने गणित में औसत से 10% अधिक अंक हासिल किए, है ना। देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पूछा आपसे मार्क्स से, आपसे पूछा गया है कि अंक बताइए, लेकिन आपको जो डेटा गिवन है, जो डेटा आपको गिवन है वो पूरा परसेंटेज में है। तो अगर परसेंटेज दिया है और आंसर आपसे डिजिट्स में पूछा है तो ये बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको सोचना ही नहीं है। आंसर आएगा इसका डी, कि आप दोनों स्टेटमेंट से, ना तो ए से ना बी से, आप किसी से भी आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर डी आएगा इसका, नीदर नॉर। बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, आपको बोल रहे हैं समुद्र पार करो और आपको दे दी है साइकिल, कैसे पार करोगे? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट बतानी है ना। आपको ये हाइट बतानी है कितनी होगी, है ना। हाइट कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। आपसे कहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी चौड़ाई 12 है, लंबाई 18 है ना। अगर आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसका एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है, जिसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। मुझे एल भी दिख रही है यहां पे और बी भी दिख रही है, लेकिन मुझे अगर एच बताना है तो जब तक हमें इस क्वेश्चन में बी पता नहीं होगा, अगर एरिया ही पता है तो हम क्या कर लेंगे, हमें एच और बी दोनों मिसिंग है ना, इनमें से कुछ तो पता हो तब तो आप आंसर दे पाओगे। तो इसलिए इस बार आंसर फिर से क्या आएगा? आपका आंसर डी आएगा, है ना। दोनों से आप आंसर नहीं दे सकते, नीदर नॉर वाला केस बनेगा, ना तो ए से ना बी से। अब बात समझिए, आपको यह तो पता है कि इसका एरिया क्या है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस पता होगा तब तो हाइट बता पाओगे, आपको बेस ही नहीं पता है तो आंसर देना पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर इसका फिर से क्या आएगा? डी आएगा, नीदर नॉर। यस, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है भाई, चलिए देखिए, वितरक ने कितने वस्तुएं खरीदी? वितरक ने सभी वस्तुओं को 4500 रुपए में खरीदा, और प्रत्येक वस्तु में 5 रुपए अधिक दिए होते, 10 वस्तुएं कम खरीदती होती। हम्म,
इसका आंसर आपका ई आएगा, बोथ। आप आंसर दे सकते हो अगर दोनों स्टेटमेंट हो तो, है ना। आप या तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि सपोज प्राइस एक्स है, क्वांटिटी वाई है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4500 है। अगर प्राइस कम हो जाए 5 रुपए और क्वांटिटी आपकी प्राइस आप 5 रुपए ज्यादा पे करो और क्वांटिटी आपकी 10 कम हो जाए, तो भी वो 4500 के इक्वल ही होगा। तो इनको सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओ, जस्ट हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां हो क्या रहा है। सपोज करिए कि 100 आर्टिकल्स हैं और 45 रुपीज उनकी वैल्यू है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 4500। अगर मैं 5 रुपीज ज्यादा पे करूं तो मुझे 10 क्वांटिटीज कम मिलेगी, तो अभी भी आपका ये 4500 ही आ रहा है, मतलब ये ठीक है, सही है। तो आप दोनों स्टेटमेंट अगर आपके पास हैं, सो यू कैन गिव आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स। आंसर आएगा आपका ई, बोथ ए एंड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, करिए। देखो, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी, आराम से बता सकते हो। तो अगेन आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी रिक्वायर्ड, मतलब अगेन आपका आंसर कितना आना है, ई। दोनों स्टेटमेंट अगर आपके पास होंगे तो आप आंसर बता सकते हो, वेरी इजी। नेक्स्ट, हम्म, ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ए से बी जाने में, ए से बी जाना और फिर बी से ए तक वापस आने में कुल 4 घंटे लगते हैं, जाने आने में 4 घंटे लगते हैं। बी से ए की यात्रा करने में ए से बी की यात्रा में 25% टाइम अधिक लगता है ना। मतलब आप ए टू बी जाओ और बी टू ए आओ, है ना। मतलब ए से बी की तरफ आओ, तो ए से बी से एक मिनट, अच्छा ये ए बी में बड़ा यहाँ है, ये अलग है ना। बी से ए की यात्रा करने में ए से बी की यात्रा में 25% अधिक समय लगता है। इट टेक्स 25% मोर टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन इट टेक्स टू फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बी से ए में, ए से बी में 25% ज्यादा समय लगता है, राइट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि अगर इधर 4 आवर्स लग रहे हैं तो इधर आपको एक ज्यादा लगेगा, है ना, मतलब यहां पे 5 लगेगा। तो आपको टाइम का रेशियो पता चल गया है और टोटल टाइम ऑलरेडी आपको 4 आवर्स पता है। तो आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही बता सकते हो कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा या बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा। ये आपको पहले स्टेटमेंट से ही क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। सी जो है ए और बी के बीच में है, ए से सी तक और बी तक वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच में आप मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, मिड में आपका सी है, ठीक है। अगर हम यहां देखें, एक मिनट, सी इज मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एंड इट टेक्स 2 आवर्स ट्रेवल ए टू सी एंड बैक टू, ओके।
देखो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ए से सी तक जाओगे और सी से वापस ए तक आओगे, तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का समय लगेगा, है ना। सेम डिस्टेंस है, मतलब 1 घंटे जाने का 1 घंटा आने, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का। लेकिन हमें इसके आगे का तो डाउट है ना, इसके आगे क्या होगा भाई। हमें तो टोटल 4 घंटे दिया है, लेकिन इधर अगर हम जाएंगे इस हिसाब से इधर भी एक एक होगा, ठीक है। या हो सकता है इधर और कुछ हो, यहां तो डाउटफुल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो अपना आंसर आ रहा है, सेकंड वाले से अपना आंसर यहां पे मुझे तो केवल फर्स्ट लग रहा है। 1 मिनट, इसका आंसर मैं देखूं क्या। ओके। एक्चुअली इसमें देखो, इसका आंसर दे रहे हैं ओनली, इसका आंसर है ओनली ए। सॉल्यूशंस तो नहीं है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है केवल ओनली ए, ठीक है। अब ओनली ए अगर दे रहे हैं, मतलब यहां सेकंड वाले में सी जो है ए और बी के बीच में है, और ए से सी तक और ए तक वापस आने 2 घंटे लगते हैं, ए से बी तक का। ओके ओके, करेक्ट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब उन्होंने यहां बोला है कि ए से बी जाने में, बी से आने में टाइम का अलग अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा, है ना। यहां पे सेकंड वाला जो है ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितना, मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला कंसेप्ट चल रहा है, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, ये हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो हमें नहीं पता है कि जाने आने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो जाने में कितने घंटे, आने में कितने, ये हमें नहीं पता है। तो सेकंड वाला जो आपका केस है वो इनवैलिड, करेक्ट है। फर्स्ट वाले से ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल। और ए ही इसका करेक्ट है। हम्म, ठीक है, कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जाने और आने का टाइम अलग अलग है ना। हो सकता है जाता फास्ट और वो आता स्लो हो, इस बारे में कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 1 घंटे में जाके वापस आ गया है, 2 घंटे में जाके आ गया है, तो जाने में भी लगा होगा, आने में भी हो सकता है गया वो 10 मिनट, आने में 50 मिनट लग गए हों। तो हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले रेशो 1 है, 4 और 5 के रेशो में आप 4 आवर्स को डिवाइड कर, तो हम बता सकते जाने में कितना लगा, आने में कितना लगा। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज सफिशिएंट फॉर द आंसर। यस। दूसरा, ये बीच में है, लेकिन बीचों बीच या जस्ट बिंदु या ऐसा कुछ नहीं लिखा है बीच में, तो वो तो कहीं भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे रीजन है इसके इनवैलिड होने के। चलिए, तो ये 10 बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डेटा सफिशिएंसी कैसा होता है। इसके बाद अब हमारा लेवल एकदम जंप करने वाला है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, बट हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है। प्री वाले जो क्वेश्चन है वो आराम से आप कर लोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, कंफ्यूजन आपका कम होने लगेगा। यहां से मेंस लेवल के क्वेश्चन, तो इसमें जरा आप दीजिए, आएगा आपको इसमें। ये 1 1/3 है, हालांकि आंसर दोनों से आएगा, बट एग्जैक्ट जो है वो ये है। पढ़िए एक बार अच्छे से, मुझे पूरा ही हटना पड़ेगा।
यस गाइस, पढ़ लिया है क्या? चलिए बता दूं। यस, अमोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। डी इसका एकदम सही आंसर है। ये डी वाला बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे क्या क्या आपसे कहा गया है। रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, पाथ नहीं है रेक्टेंगुलर पार्क के, ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ जस्ट इनसाइड रेक्टेंगुलर पार्क, ओके। उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पाथ है, पथ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, पार्क की लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी जाए तो वो एक वर्ग बन जाएगा। देखो, ये एक काफी हिडन इन्होंने बात कही है यहां पर। जैसे हम एक पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो सपोज करिए ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वापस से एक रेक्टेंगुलर आपको पाथ भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम बना लेते हैं। ये इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर पाथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई 2 है, मतलब यहां से यहां तक भी 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है। एक बात। दूसरी बात आपसे कही गई है कि पाथ की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर कम कर दें। आप थोड़ा सा मुझे बताना, जैसे ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये इस प्रकार का है, ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। फिलहाल सपोज करिए कि फिलहाल ये 10 है, फिलहाल ये 10 है और ये 14 है ना। एक लंबाई अगर 10 तो चौड़ाई कितनी है? 14 है। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसकी चौड़ाई को 10 कर दूं, है ना, इसकी लंबाई तो 10 है ही, इसकी चौड़ाई को भी मैं 10 कर दूं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन वो तब हो पाएगा जब हम इसकी चौड़ाई को 10 कम करेंगे, को या लंबाई को 10 कम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये x है तो इसकी लंबाई जो है उससे x प्लस 4 है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई उससे 4 ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही हम 4 कम करेंगे वो दोनों इक्वल हो जाएगी। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 4 कम करने पे वो स्क्वायर बन रहा है। इतना समझ गए? अब आपको सारी बातें यहां पे पता चल गई है कि इस रेक्टेंगल की, देखो, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, जो हमारे पास रेक्टेंगल तो खैर दोनों है, अगर मैं रेक्टेंगल पार्क की बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी है? x, इसकी ब्रेड्थ कितनी है? सॉरी, ब्रेड्थ है x और लेंथ कितनी है? x प्लस। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जो ये, अगर मुझे पाथ निकालना है तो जो स्मॉल पार्क है या स्मॉल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ मुझे बताना, मतलब दोनों तरफ से 2-2 कम, तो इसकी लेंथ होगी x प्लस 4 में से 4 कम, है ना। और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? तो x में से 2-2 कम, x माइनस 4 होगी, है ना। तो अगर हम बड़े बिग रेक्टेंगल में से अगर स्मॉल रेक्टेंगल को हम हटा दें तो क्या हमें उस पाथ का एरिया पता चल जाएगा? हम इसको सॉल्व कर दोनों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक कि आयत का जो क्षेत्रफल है पथ के क्षेत्रफल का एक, देखो मैं आपको और बताता हूं, पथ के क्षेत्रफल का 1 सही 1/3 गुना, है ना, 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स को हम बोलेंगे 4/3 टाइम्स। मतलब कि अगर आपको पार्क के एरिया के इक्वल करना है, पार्क का जो एरिया है वो है 4, ठीक है। और ये जो है यहां पे क्या होने वाला है, मैं पूरा एक बार समझाऊंगा ना, चिंता मत कर। ऊपर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका x इंटू एक्स माइनस 4 का 4/3 टाइम्स।
इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें हर चीज मिल जाएगी, है ना। आर्क की लेंथ मिल जाएगी, जो रास्ता अंदर वाला बन रहा है वो हमें सब मिल जाएगा। x मिल गया मतलब हर चीज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब इससे, तो अगर आप इसकी वैल्यू पता चल जाए तो आप क्या पाथ का एरिया, है ना, पथ का क्षेत्रफल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। पार्क की लंबाई बता सकते हो क्या, जरूर बता सकते हो। आयताकार पार्क के परिमाप और पथ के परिमाप का योग बता सकते हो, पेरीमीटर ऑफ बोथ बता सकते हो, यस। तो हम सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो। करना नहीं है, कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे मेजर चीज है, जो अंदर पाथ बन रहा है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में 4 का डिफरेंस है। क्योंकि लेंथ को अगर मैंने 4 कम कर दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर मतलब ब्रेड इक्वल हो जाएगी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि पार्क का जो एरिया है, तो पार्क का एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। ये पार्क का एरिया है, तो पार्क का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। ये उस पाथ के एरिया का 3/4 है। इसमें एक गलती और मैंने अभी की है ना। गलती क्या की है कि मुझे पाथ का एरिया निकालना है। तो पाथ का एरिया कब निकलेगा, जब x इंटू एक्स प्लस 4 होगा, ठीक है। इसमें से स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे x इंटू एक्स माइनस 4, और इस पूरे जब हम सॉल्व करेंगे उसका 4/3 निकालेंगे तो आएगा। करना नहीं है, देख के डरना मत, है ना। पार्क का एरिया जो आपका पाथ है उसका 4/3 है। इसका अगर आप 4/3 निकालोगे तो पाथ आ जाएगा, पार्क का एरिया आ जाएगा। और पाथ कैसे निकाला जाता है, पाथ निकाला जाएगा कि बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करेंगे। तो बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल का 4/3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ, जो कि एरिया ऑफ पार्क के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में कहने का मतलब था। समझ में आई बात। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे याद नहीं है इधर आईबीपीएस पीओ है या एसबीआई पीओ मेंस है ना। एसबीआई पीओ में तो खैर रहता ही नहीं है, उसमें तो केवल आपका डीआई आता है। तो आईबीपीएस है या आरआरबी है शायद, मेंस का क्वेश्चन है, ये क्लियर है। बताओ, आपको मैंने मेंसुरेशन पढ़ाते समय ये पाथ वाला कंसेप्ट सिखाया था, तो आपको याद आ गया होगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छा लगा। चलो ये सुन के, इसका आंसर बताइए। पढ़िए आप आराम से। नहीं आया तो अभी छोड़ दो, एक बार आप इसको बाद में और देखना, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, जितना आए उतना समझो।
यहां पे थोड़ा सा ना ये 1 महीने नहीं आएगा, कुछ महीने बाद। यहां पे एक वर्ड थोड़ा सा आप सही कीजिएगा, इंग्लिश में कहां पे गया, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड सी शेयर है ना, कुछ महीने। सी ज्वाइंस द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स रुपीज इन अ मंथ आफ्टर वी हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। चलिए देखें क्या गाइस, समझना। पार्टनरशिप चैप्टर आपने पढ़ा है, उसी पर बेस्ड ये छोटा सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका आएगा डी वाला। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। सो लेट्स सी हाउ। एक व्यक्ति बी द्वारा निवेश की गई राशि का 50% निवेश करता है, और आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो बी का इन्वेस्टमेंट 2400 है। तो एक व्यक्ति को ए नाम दे देते हैं, एक बी है और एक सी ऑलरेडी है। बी ने अगर 2400 लगाया है तो सी ने उसका हाफ, ए ने उसका हाफ मतलब 1200, और सी का हमें पता ही नहीं है कितना लगाया है। ठीक है, 4 महीने बाद बी पूरा पैसा निकाल लेता है। इसका मतलब ए तो पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाता है, लेकिन ये 4 महीने बाद पैसा निकाल लेता है, और उसके बाद सी भाई साहब आ जाते हैं। अब यहां मजे की बात क्या है कि सी कितने महीने बाद आया ये नहीं पता। ठीक है, आपको ये पता है कि ए ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया, बी ने पैसा 4 महीने के लिए लगाया, लेकिन सी ने कितना पैसा लगाया वो भी नहीं पता, और सी ने कितने महीने के लिए लगाया वो भी नहीं पता। लेकिन एक बात आपको यहां पे कही गई है कि ए और सी का लाभांश बराबर है ना। बी की राशि निकालने के बाद सी आ गया, और ए और सी का लाभांश बराबर है। अब सुनिएगा, ठीक है, हमें एक बात पता है कि सी जो है वो बी के बाद आया। बी अगर 4 महीने बिजनेस में रहा, मतलब सी जो है, हो सकता है कि सी बिजनेस में 8 महीने रहे, 7 महीने रहे, 6 महीने रहे, 5 रहे, 4, 3, 2, 1, इतने आंसर आ सकते हैं, है ना। और आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ तो कौन सा निवेश हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, मतलब वो खुद उसको डाउटफुल रख रहे हैं कि आप ट्राई कर करके देखो कि क्या हो सकता है। उन्होंने केवल इतना बोला है कि बी के बाद सी आया, बी के बाद सी आया, लेकिन कब आया। अच्छा, बी 4 महीने रहा, 4 महीने के बाद सी आएगा, मतलब 8 महीने में कहीं ना कहीं बी आया है। हो सकता है वो बी के बाद आ गया हो तो 8 महीने रहेगा, हो सकता है 1 महीने बाद आया हो तो 7 महीने, 6 महीने, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, दोनों का लाभांश बराबर है। तो ए ने 1200 रुपए लगाए हैं 12 महीने के लिए, और सी ने 100 रुपए लगाए हैं लेट्स एज्यूम 8 मंथ्स के लिए, है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 8 से हम अगर इसको कैंसिल करें 144 आ जाएगा। 144 मतलब 8 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाना चाहिए कितना, 1800। ठीक है, अगर आप यहां x की वैल्यू निकालोगे तो यहां x की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। बोलिए हाँ, आएगी या नहीं आएगी, है ना। अगर C 8 महीने रहे तो उसका इन्वेस्टमेंट 1800 आएगा। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको तो 12 महीने रखते हैं और इसको हम 7 महीने रखते हैं। तो अगर हम इसको 7 महीने रखेंगे तो 1440, मतलब कुल मिला के आपको पता है क्या सोचना है कि 14,400 में किस किस का भाग जा सकता है। ठीक है, तो आप अब एक बात सोचिए कि 14,400 इज इक्वल टू एक्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो वो आपको यहां रखना है। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 1800 आएगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, है ना। हमें क्या क्या करना है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। 7 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। 6 से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जार 12, ठीक है, एंड 6 4 जार 24। उस केस में x की वैल्यू 2400 आएगी, ये भी हमारे पास ऑप्शन में है। फिर 6 से डिवाइड हमने कर दिया, क्या आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा।
5 से डिवाइड हो तो जाएगा और आएगा 2880, लेकिन 2880 ऑप्शन में नहीं है, तो 5 हमारे किसी काम का फिलहाल नहीं है ना। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, 4 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जार 12 एंड 4 6 जार 24, तो 3600 भी वैल्यू आ सकती है। दिस इज ऑल्सो राइट। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? जरूर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जार 12 और 3 8 जार, तो 4800 भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन 4800 ऑप्शन में नहीं है, तो 4800 को आप छोड़ दो, ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है। फिर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो 2 से डिवाइड करने पे ये आपको मैं पूरा करके बता रहा हूं, आपको इतना करना नहीं है। कैलकुलेशन अच्छा होगा तो कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। लेकिन मुझे एक एक चीज करके बतानी पड़ रही है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7200 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। और अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 14400 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1 इतने ऑप्शंस हैं, और इतने ऑप्शंस में इतने आंसर हम ला पा रहे हैं। लेकिन 5400 किसी भी केस में नहीं आएगा। 5400 अगर नहीं आएगा तो फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन फोर्थ, कि हम 4 आंसर ला सकते हैं। पार्टनरशिप आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया मजा? एग्जैक्टली exactly। और ये जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें तो आपको वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। मेंस में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के। नेक्स्ट, पढ़िए, मैं हट रहा हूं फिर से। डन, पढ़ लिया क्या आप लोगों ने सभी ने? देखो भाई, बैंक एग्जाम को टारगेट करा है, मतलब समझ लो बहुत बड़ी चुनौती को आपने टक्कर दी है ना। तो आपको सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन
कुछ बन जाओगे तो बाकी लोगों से भी तो फिर अलग ही जिंदगी जियोगे। तो सुकून चाहिए जीवन में तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगी। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके लिए टफ है वो बाकी लोग के लिए भी टफ है ना। ऐसा नहीं कि बाकी लोग टैलेंटेड हैं और ये चीजें वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबके लिए नया है। कुछ लोग सीख लेते हैं, सीखने का जुनून रखते हैं, वो सीख लेते हैं। कुछ लोग रोते रहते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो चॉइस आपकी है, जैसा एटीट्यूड आपके अंदर होगा वैसा आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। सब आएंगे शीतल, सब प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी लेटेस्ट पैटर्न है इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए। और ये सारे 2018-19 के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से करवा रहा हूं। मैं पहले डायरेक्ट यहीं से शुरू कर रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़े 8-10 आपको इजी करवा दें ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। ठीक है, चलो करना क्या है इस बात पर हम फोकस करते हैं। आपसे कहा गया है एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को कुछ महिलाओं द्वारा किए गए समय में 6 घंटे कम समय में पूरा कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मैन को अगर एक्स आवर्स लगते हैं, या फिर आप ऐसे ले लो कि विमेन को अगर टी लगता है, तो इनको 6 घंटे कम समय में कर लेते हैं। तो ठीक है, ये टी है तो इनको T+6 ले लो। इन्हें अगर टी लगता है तो इन्हें T+6 आवर्स लगेंगे। 1 घंटे में एक पुरुष द्वारा पूरा किया गया कार्य 1 घंटे में एक महिला द्वारा पूरे किए गए कार्य के समान है। मतलब मेन इज इक्वल टू विमेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेन जो टाइम लेंगे वो विमेन के T-6 टाइम में लिए गए कार्य के इक्वल होगा। ये भी ठीक है। तो पुरुषों की संख्या का कौन सा अनुपात हो सकता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 रखकर देखना पड़ेगा कौन सा रेशो यहां पे सेट होने वाला है। ठीक है ना इतनी बात। तो जैसे मान लो हम पहला रेशो ले लेते हैं 5:6, इसको मैन ले लेते हैं, इसको विमेन ले लेते हैं। तो मैन की जगह रख दो आप 5 × T और विमेन की जगह रख दो आप 6 × T-6। तो आपको ये रख रख के देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 5T, ये आ जाएगा आपका 6T माइनस का 6। अगर इसको मैं इधर लाऊंगा तो, या इसको उधर अगर मैं ले गया, इसको इधर मैं ले जाता हूं, तो ये आपका क्या बनेगा, 6T में से 5T जाएगा तो ये बचेगा आपका T, और -6 इधर आके 6 हो सकता है ना। तो ये आपका T की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही है क्या? एक मिनट, 5 और 6, ठीक है, एक मिनट। एक कार्य करने में महिलाओं द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय में पुरुष कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया ना, वही मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये हो गया है आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा टी की वैल्यू -6। -6 से मतलब इससे हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा काम नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 10 और 3। 10 और 3 को उठाओगे तो ये आएगा आपका 10T, और 3 को मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, है ना, 3T प्लस 3 × 6 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से आपका 3 चला जाएगा तो ये 70 आएगा, और ये आपका 18 बचेगा। मतलब आंसर जो भी आए, आंसर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इससे आपका आंसर पॉजिटिव आ सकता है। ये बेसिकली हमें करना है कि किन किन से हमारा आंसर पॉजिटिव आ सकता है। अच्छा सॉरी, 36 और इधर ये माइनस का 36। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को लिया तो आंसर नहीं आ रहा है, सेकंड को रखने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसी टाइप से आप सबको रख रख के देखेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसका आंसर जो है ई वाला है ना, इसका आंसर है आपका ई वाला। मतलब सेकंड वाला सेटिस्फाई करेगा, थर्ड वाला सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ वाला सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप इन्हें प्लीज ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आंसर सही है या नहीं है। ऐसे आपको रखने पड़ेंगे। यस रुचि, बताइए, क्लियर है? यस, ओके।
चलिए इसको और करते हैं। यस यस प्रद्युम्न बिल्कुल ठीक है। अरे मैं हटा नहीं, साइड में पढ़ लो जल्दी। हम्म देखो एलसीएम एचसीएफ बेसिक तो आपको पता होगा ना, एलसीएम एचसीएफ से कोई ऐसे चैप्टर्स के कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आपसे कहा है दो नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 टाइम्स है। दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 44 टाइम्स है, मतलब ये एक्स है तो ये 44 टाइम्स होगा। और उनके एलसीएम और एचसीएफ का टोटल जो है वो कितना है, वो 540 है, ये हमें पता चल गया। a/10 b/10 एक पूर्णांक है, a प्लस बी मोर देन 150 है। अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं तो 45x इज इक्वल टू 540, और मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी कि 540 अपॉन में 45। इसको और फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, सो 9 5 जा 9 6 जा, और ये आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू 12 है। लेकिन मैं इससे करूं क्या, है ना। हमें एक्स से यहां पे ये पता चल रहा है कि इसका एलसीएम क्या है पता चल जाएगा, इसका एचसीएफ क्या है पता चल जाएगा, लेकिन इस डेटा से हम ए और बी पता लगा ही नहीं सकते कि ए और बी यहां पर क्या है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़े होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप ऐसा मत सोचो मतलब बहाना मत मारो एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है। स्कूल में तो पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ सुना तो है ना आपने। तो देखो एलसीएम एचसीएफ तो चलो हमें पता चल गया, 12 इसका एचसीएफ है और 12 इंटू 44 इनका एलसीएम है। लेकिन क्या इन दो आधार पर आप दोनों नंबर्स पता लगा सकते हो क्या, नहीं पता लगा सकते, है ना। तो आपसे पूछा है ए और बी, ए प्लस बी क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इन डेटा के आधार पे आप बता ही नहीं सकते, ये दोनों होते हुए भी किसी काम के नहीं है। आपका आंसर आएगा ई। ठीक है, और ई क्या बोलता है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इवन आफ्टर यूजिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। आप इसके बावजूद भी आंसर नहीं बता सकते। हम एग्जैक्ट दोनों नंबर्स नहीं बता सकते कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम उनका 44 है, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दोनों के बावजूद हम आंसर नहीं बता सकते। ओके है। राइट चलिए, तो आज हम यहीं पे अपने सेशन को रोकते हैं, होल्ड करते हैं। उम्मीद है आपको एक फील तो मिल गया होगा कि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है। मैं आपको ज्यादा नहीं तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं, हालांकि सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल आप ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाता है तो ठीक है ना। 20 तक के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों एक ही हैं, है ना, ये हिंदी में और इंग्लिश में। तो मैं आपको 20 तक के क्वेश्चंस दे रहा हूं, बन जाए तो ठीक, अदरवाइज कल फिर हम, कल मतलब मंडे नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, इनफ फॉर टुडे। अरे मोहित, एसबीआई पीओ में डीआई आता है, आईबीपीएस पीओ और आपका एसबीआई क्लर्क, ठीक है, इसके अलावा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, और भी तमाम एग्जाम्स हैं, एलआईसी डबल एओ मेंस, सब में तो मेंस आएगा ना। एसबीआई बस डीआई पूछता है, बाकी सब तो सब कुछ पूछते हैं। आई थिंक ट्यूसडे तक हम इसको कवर कर लेंगे, है ना।
ट्यूसडे या वेंसडे, 2 या 3 क्लासेस में हम इसको काफी कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी काफी इजी होते हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा, बाकी आराम से बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रैक्टिस है अल्टीमेटली हर चीज का सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो थैंक यू, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं मंडे को और इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और फिर मिलते हैं अभी बहुत ही जल्द। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।